नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सबसे पहले जब भी मैं ये वीडियो बनाने की शुरुआत करता हूँ, मुझे राजेंद्र नगर के वो तीनों छात्र जो अपना असमय जीवन गंवा दिए, उनका चेहरा बार बार हमारे दिमाग में आता है। और चूँकि मैं भी 51 साल का व्यक्ति हूँ और मेरी भी 2 बेटी है और वो एक जो है IAS का तैयारी कर रही है, तो बार बार ऐसा लगता है कि अगर हमारी बच्ची अगर वहाँ पर होती और ये सीन होता तो मैं कैसा फील करता। तो यहाँ पर एक IAS के टीचर के साथ साथ एक पिता के अंदर जो भावना उत्पन्न हो सकती है, मैं जब भी ये वीडियो बनाने आता हूँ तो मेरे सामने वही भावना उत्पन्न होती है। लेकिन दोस्तों, ये बार बार कोचिंग में जो हादसे हो रहे हैं और हम केवल चर्चा करके रह जाते हैं। अभी ही कुछ दिन पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, दिल्ली में एक संस्कृति IAS करके कोचिंग क्लास था, जहाँ पर आपने देखा कि सीढ़ी के में आग लग जाने के कारण बच्चे जो हैं, कई बच्चे, जबकि वह कोचिंग फर्स्ट फ्लोर पर था, वहाँ से कूद गए। कई बच्चों को जो है चोट आया। बिल्डिंग तो कॉमर्शियल ही था। बिल्डिंग जो है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ही बनाया गया था और वह बेसमेंट नहीं था। फिर ये हादसे क्यों हुए? हादसे के बाद 6-7 दिनों तक हम लोग चर्चा किए। फिर उसी जगह पर, उसी क्लास में फिर से जो है संस्कृति IAS की कोचिंग चल रही है। मैं यहाँ संस्कृति IAS के किसी गलत कार्यों को बताने नहीं आया हूँ दोस्तों। तो आज उसी तरह बेसमेंट के अंदर एक हादसा हुआ। अब हम बेसमेंट के क्लास के पीछे पड़े हैं कि कहाँ लाइब्रेरी है और कहाँ ये। फिर उस पर थोड़ी कार्रवाई करेंगे, थोड़े दिन बाद हम लोग फिर भूल जाएंगे। तो आखिर ये कब तक होगा? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो दोस्तों, जो मेरे दिमाग में आया और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये समस्या कोचिंग क्लास में ही क्यों आ रहा है। तो चूंकि मैं एक प्रबुद्ध छात्र को संबोधित कर रहा हूं और वह वैसा छात्र जो भारत का सबसे टफ और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहा है, UPSC। आप जरा इतिहास भी जानते हैं तो आप एक बार पुराने अवस्था में जाइए और आप देखिए कि क्यों कोचिंग क्लास के लिए तोमर सर बार बार कह रहे हैं कि CIRB की आवश्यकता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक लाइन में ये एक बता दूं ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि इस CIRB का मतलब क्या है। तो C का यहाँ पर कहने का मेरा जो मकसद है वो बार बार है कोचिंग, COACHING। मैं बार बार छात्रों से यही कह रहा हूँ कि हमें इस बात की मांग की जानी चाहिए। COACHING, C से ये होता है। उसके बाद I से होता है इंस्टीट्यूट। R का मतलब होता है रेगुलेटरी और B का मतलब है बिल। मैं बार बार यही अपील कर रहा हूं कि जब तक आप इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि बेसमेंट में था इसलिए हो गया, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी था तो कुछ हो गया, कॉमर्शियल बिल्डिंग में था तो हो गया। तो हमारे कोचिंग को रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं है। इसका हिंदी है कोचिंग संस्थान नियामक बिल।
कोचिंग को रेगुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, उस बिल की मांग हमें जो है भारत सरकार से करनी चाहिए, क्योंकि यह बिल संसद में बनेगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि यही एक इलाज क्यों है। तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार फ्लैश में जाइए कि कोचिंग शिक्षा का जगत है कि मुकेश अंबानी जैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके हम जो है 5,000 करोड़ का मालिक बन करके घूम रहे हैं। हमला करना बहुत आसान है कोचिंग के ऊपर, लेकिन ये हमारी पूरा समस्या ये है कि हम जब खुद ही निकलते हैं घर से तो हमें ही नहीं पता है कि मैं स्कूल हूँ या मैं जो है मुकेश अंबानी के तरह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर। उसका कारण क्या हुआ? तो शिक्षा और व्यवसाय ये दोनों दो था, इसको जो है सरकार इस पर कुछ कदम नहीं उठा पाया, जिसके कारण आज ये मिक्स हो गया। कैसे? तो अंग्रेज काल में जब भारत सरकार, ब्रिटिश भारत सरकार बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल स्थापित किया, तो वो सरकार की सोच थी। तो ब्रिटिश भारत की सरकार ने क्या किया कि सभी स्कूलों में एक जैसी पढ़ाई हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, 10th और 12th के लिए एक बोर्ड बना दिया। गुजरात सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड। फिर भारत सरकार आज़ादी के बाद, वैसे तो विश्वविद्यालय पहले आया है, 1854 में ही आ गया है, लेकिन आज़ादी के बाद फिर भारत सरकार को लगा कि कॉलेज को बढ़ाना है, तो भारत सरकार ने क्या किया, विश्वविद्यालय बना दिया और कहा सभी कॉलेज को इसके साथ जोड़ देते हैं, यानी कॉलेज को रेगुलेट करने की बॉडी थी। जरा सोचिएगा, उसके बाद हमारे देश में जब लगा भारत सरकार को और राज्य के सरकार को कि इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो रही है, वो क्या कहते हैं, इस सामान्य विश्वविद्यालय से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने जैसे गुजरात में बनाया GTU, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को डाल दिया। यानी एक बॉडी तो चाहिए किसी भी संस्थान को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, तो देश में प्राइवेटाइजेशन का बाढ़ आ गया उदारीकरण के साथ। तो उस फील्ड में दिक्कत नहीं आया, क्योंकि जब हम प्राइवेट स्कूल खोले तो हमारे पास पहले से बॉडी था CBSE या स्टेट बोर्ड। हमने कहा कि आपको एफिलिएशन लेना पड़ेगा और उनको एक नॉर्म्स दे दिए। जब प्राइवेट कॉलेज खुला तो हमने कहा कि आप यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लीजिए, लेकिन सरकार तो कोचिंग कभी नहीं खोला ना, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि इसके लिए क्या होगा। तो ये तो जब यहाँ सरकारी स्कूल नहीं बोलना है दोस्तों, प्राइवेट स्कूल का बच्चा सबसे ज़्यादा ट्यूशन पढ़ता है। जब ये स्कूल और कॉलेज का फेल्योर हुआ, तब घर में पहले मास्टर साहब, वैसे जिनको कि कहीं कोई रोजगार नहीं था, पहले वो जो जेठा भाई वाला देखते हैं एक नाथ बेड़े, वो टीचर बन के घर में पढ़ाना शुरू किया। इसका इस तरह से ग्रो हुआ है। इसके पहले जड़ को समझना है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, तो वो टीचर अपने छत पर एगो रूम बनाया। अब जरा सोचिए, 10 बच्चे को पढ़ाना था, 20 को पढ़ाना था, कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि हमको एफिलिएशन लेना था, हम क्या करेंगे। उसके बाद कहा हमको कि भाई कॉमर्शियल करोगे तो तुमको कॉमर्शियल में जाना होगा, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि तुम हो क्या, कोचिंग क्लास, तुम स्कूल हो कि कॉलेज हो, कि तुम जो है वो कंपनी के तरह कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, तो हम आ गए मॉल में क्लास लेने, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, हमारे लिए तो कोई गोल ही नहीं था, ना कोई ऐसी संस्था। सरकार ने कहा कि तुम्हारे पास बच्चे बहुत अधिक हो गए। क्यों? क्योंकि स्कूल और कॉलेज फेल होने लगा। मैं केवल आईएएस की कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 9th-10th का भी कोचिंग चलता है। अब वो बच्चों का बाढ़ मेरे पास आ गया और हमें रेगुलेट करने के लिए कोई था ही नहीं कि 60 ही बच्चे पर बैच होंगे, तो मैं क्या करूं। तो ये कोचिंग वालों ने क्या किया, 300-400 लोगों को बिठाना शुरू किया। अब सरकार का आंख खुला कि अरे
फायर नहीं है। अरे अगर एक रेगुलेटरी बॉडी होता तो वो फार्म पहले ही देता कि ये नहीं होगा तो नहीं देंगे लाइसेंस। तो आप जरा सोचिए कि एक नया आदमी आज अगर कोचिंग खोले तो उसको किन किन चीज़ों का लाइसेंस लेना है उसको खुद नहीं पता है। अगर एक रेगुलेटरी बॉडी होगी तो वो हमें एक परफॉर्मा देगा कि इतना चीज का सर्टिफिकेट लेके आना, उसके बाद तुमको हम कोचिंग चलाने का लाइसेंस देंगे। हम भी निश्चिंत होकर के जो है उतना लाइसेंस ले लेंगे और जाकर के उस बॉडी से एप्लीकेशन दे के एक लाइसेंस लेके लगा देंगे और कहेंगे कि भाई जाइए CIR, अब B नहीं कहेंगे, C कमीशन बनाना पड़ेगा, जाइए उनसे पूछिए। तो आज दोस्तों मैं इतना इसीलिए आपको बताया कि दिमाग में ये बिठा लेना है। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में बैठे हुए बच्चों के मन में IAS के टीचर के प्रति बहुत आक्रोश है और मैंने उनका साथ दिया है। इसके पहले के 3 वीडियो देखिए। मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, मैं सांसद को चिट्ठी लिखा और मैं आपके लिए अपने ही फील्ड के विकास दिवकृति के विरुद्ध 2 वीडियो बनाया हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मैं जानता हूं कि आप भारत के सबसे लॉजिकल युवा हैं। आपके दिमाग में जितना तर्क है उतना किसी के दिमाग में तर्क नहीं है। तो आप जरा इस तर्क को समझिए कि जिसकी बुनियाद ही बिना किसी डायरेक्शन के हुई है, कोचिंग क्लास। केवल हमें जो है सरकार क्या समझती है कि बच्चों से पैसा लेना है और उनको 18% टैक्स दे देना है। हमें क्या समझा गया? सर्विस टैक्स कलेक्टर। हमें क्या समझा गया? GST कलेक्टर। और मैं कलेक्ट करके सरकार को दे रहा हूं। लेकिन हमें भी तो कोई गाइड करे। आज भारत में ऐसा कोई संस्थान है, कोई फील्ड जहां की कोई एक मार्गदर्शन देने वाला जो है एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। इसलिए मैं छात्रों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप हमें मौका दीजिए। मैं आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता हूं। मैं अभी आपकी आवाज़ दिल्ली के 7 सांसद तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन आप पहले शांत दिमाग से इसको सोचिए। और मैं अपने छात्रों को अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है तो आप मुझसे संपर्क करिए। मुझे दिल्ली आने में ज़रा भी देर नहीं लगेगा और मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने 2012 में कहा था छात्रों को कि तुम छात्र नहीं हो, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। और मैं अपने फेसबुक पर लिखा हूं, विश्वास एजुकेशन का फेसबुक देखिएगा, जब भी संबोधन करता था जिगर के टुकड़ों। तो आज मेरे जिगर का टुकड़ा यदि समस्या में है तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता हूं। 8401902595। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 8401902595। आप संपर्क करिए। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि मेरा आंदोलन आपको तभी साथ मिलेगा, मेरे आंदोलन का। मैं गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, अहिंसा और भारतीय संविधान के अधीन रहते हुए आंदोलनों का समर्थक हूं। इन 4 के अंदर अगर आप होंगे तो रजनीश सिंह तोमर आपके लिए कदम से कदम मिलाकर चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आप जो है हमें कॉल करिएगा। जय हिंद, जय भारत।